गुड मॉर्निंग बच्चे। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट इको लेसन नंबर 5 गरीबी। तो बच्चे सबसे पहले हम गरीबी की प्रस्तावना देखेंगे। गरीबी अर्थतंत्र में प्रवृत्ति एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी मूलभूत और न्यूनतम आवश्यकता भी संतुष्ट नहीं कर सकता, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक आवश्यकता। अधिकांश विकासशील देशों में जहां व्यक्ति आय का प्रमाण नीचा, आय का असमान वितरण देखने को मिलता है, वहाँ आबादी बड़ा हिस्सा जो कि गरीबी है, वह अच्छा जीवन जीने के लिए मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे कि पोशाक, आहार, कपड़ा, अच्छा आवास भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो दूसरे देश की हम बात करें तो धनी और समृद्ध वर्ग ऊंची आय के साथ अपना जीवन स्तर जीता है। अर्थतंत्र में दिखाई देने वाली इस आर्थिक असमानता में लोगों के बीच में असंतोष, अशांति, ईर्ष्या आदि की भावना देखने को मिलती है। मानव विकास अहवाल में हम बता सकते हैं कि 1997 के अनुसार आर्थिक विकास एक साधन है और उसका मानव विकास उसका ध्येय है। आर्थिक विकास के साथ साथ गरीबी में भी तेजी से कमी होती है, तब समाज में आय की असमानता के कारण आर्थिक विकास सही अर्थ में विकास नहीं कहा जा सकता। आयोजन के दौरान हम ऐसा कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण ध्येय स्वीकार किया है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में हम कह सकते हैं तो गरीबी उनके लिए एक व्यूह रचना के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम योजना शुरू की है, जिसके अनुसार लक्ष्यांक के अनुसार कमी नहीं हो सकती। सबसे पहले हम गरीबी का अर्थ देखेंगे। तो गरीबी अर्थात क्या? तो जो मनुष्य अपनी प्राथमिक आवश्यकता को संतुष्ट नहीं कर सकता, उसे गरीब कहेंगे। समाज का एक बड़ा भाग जीवन स्तर के नीचे जीवन स्तर युक्त हो, समाज में व्यापक गरीबी है, ऐसा हम कह सकते हैं। विश्व के अधिकांश देशों में गरीबी की अर्थघटन करने का प्रयास हो रहा है और इसका अर्थ में समय, स्थान, समाज बदलता रहता है। गरीबी के अर्थतंत्र में और अर्थगठन में समाज में एक औसत जीवन स्तर को ध्यान में रखा जाता है, जिससे विकसित और विकासशील देशों में गरीबी निश्चित करने के स्तर को हम दो भागों में बांटा है, वो हम देखेंगे। तो गरीबी का परंपरागत अर्थ, दूसरा है गरीबी का आधुनिक अर्थ। गरीबी के आय रूपी दृष्टिकोण के जीवन जीने के लिए जो भी हमें चीज़ वस्तुओं तथा खरीदने के लिए निश्चित किए गए आय खर्च का न्यूनतम स्तर अर्थात गरीबी रेखा। गरीबी में न्यूनतम से भी कम आय प्राप्त करने का या खर्च करने को के वर्ग को हम गरीबी कह सकते हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले जो लोग हैं उनकी न्यूनतम कैलोरी, भोजन पर होने वाला खर्च, ये सब हम ध्यान में रखते हैं। गरीबी रेखा की मर्यादा यह है कि सिर्फ भोजन या भुखमरी से स्थित नहीं दर्शाता, बल्कि उनकी न्यूनतम जीवन स्तर की संकल्पना भोजन के अतिरिक्त अन्य बातों पर भी देखने को मिलता है, जैसे कि कपड़ा, आवास रहने के लिए, शिक्षा पढ़ने के लिए, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शुद्ध पीने का पानी आदि बातों का समावेश होता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने गरीबी का एक महत्वपूर्ण पहलू बताया है कि मानव जीवन का एक छोटे हिस्से का ही ख्याल आता है। कार्य करना तथा पसंद करने से स्वतंत्रता धनी लोगों के पास से हमें होती है, गरीबों के पास में नहीं हो सकती। उनको जो चीज़ की आवश्यकता है उनसे उनको वंचित रहना पड़ता है। शिक्षा, लंबे समय की दीर्घायु, स्वास्थ्य जीवन, जीवन स्तर, स्वतंत्रता आदि की उपलब्धता, गौरवपूर्ण जीवन का विचार होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र विकास के कार्यक्रम में यूएनडीपी ने एक अहवाल तैयार किया है जो एचडीआई और एचपीआई की 3 बातों से देखा जा सकता है: साक्षरता, स्वास्थ्य और अच्छा जीवन स्तर। अब हम देखेंगे गरीबी का स्वरूप। गरीबी की संकल्पना को ध्यान में रखकर इसे 2 भागों में बांटा है। एक निरपेक्ष गरीबी, दूसरा है सापेक्ष गरीबी। तो निरपेक्ष गरीबी अर्थात क्या? जीवन की न्यूनतम आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए जो भी चीज़ वस्तु की हमें आवश्यकता होती है, उसके लिए जो हम खर्च करते हैं, अर्थात गरीबी रेखा। गरीबी रेखा से कम आय या खर्च वाला वर्ग निरपेक्ष गरीबी कहलाता है। गरीबी के रूप में जाना जाता है।
इसे गरीबी रेखा के अंतर्गत जीने वाले लोग में निश्चित वर्ग को ध्यान में रखा गया है और गरीबी घटाने के लिए लक्ष्यांक आधारित निश्चित प्रकार की नीतियाँ भी बताई गई हैं। अब देखेंगे गरीबी रेखा के निरपेक्ष स्तर में अंदाज प्राप्त करने से, जैसे कि दाल, दूध, मक्खन इत्यादि न्यूनतम भौतिक प्रमाण में जीवन निर्वाह के लिए हमारे लिए जरूरी है और यह प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च में भी गिना जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने यह बताया है कि दैनिक हमें कितनी कैलोरी की ज़रूरत है, तो 2400, शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 और आयोजन पंच द्वारा 1969 में मंजूर किया है और 60 और 61 की बात करें तो 20 मासिक प्रति व्यक्ति निश्चित किया है और इस तरह से 1960 और 61 में 15 मासिक प्रति व्यक्ति और शहरी में 22.2 बताया है। प्रोफेसर डी की लाकड़ावाला की अध्यक्षता में 1993 में और 73 और 74 में देखो ग्रामीण क्षेत्रों में कितना 49, शहरी क्षेत्र में कितना बताया 57 प्रति व्यक्ति खर्च का अनुमान बताया है। गरीबी रेखा की गणना करें तो ये पद्धति मर्यादित है कि सिर्फ कैलोरी का उपयोग ही ध्यान में लिया जाता है। गरीबी आर्थिक परिस्थिति है, भूख शारीरिक परिस्थिति है, भूखमरी रेखा बनकर रह जाती है। गरीबी रेखा को समझने के लिए हमें न्यूनतम स्तर जानना आवश्यक है, जैसे कि विविध प्रकार की सुविधाएं, पौष्टिक आहार, बिजली, रसोईघर, ईंधन, शिक्षा, आवास आदि का समावेश होता है। गरीबी के बारे में प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर ने यह बताया है 2009 में कि गरीबी रेखा अर्थात क्या, तो विविध प्रकार की कैलोरी, शिक्षा, स्वास्थ्य खर्च का समावेश किया है। 2011 में और 12 में मासिक उपभोग खर्च कितना बताया है, तो 816 और जो 1000 गरीबी रेखा के रूप में निश्चित किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरपेक्ष गरीबी सामान्य रूप से औसत वयस्क के द्वारा हम देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा का निर्धारण बैंक द्वारा बताया 2005 में समक्रम शक्ति PPP मतलब कि दैनिक $1.25 थी और 1990 में कितनी हो गई है $1, 2015 में कितनी है $1.90 और अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के अनुसार हम इसको तुलना कर सकते हैं। अब भारत की निरपेक्ष गरीबी के बारे में देखेंगे तो NSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजर्स मतलब 68 राउंड 2011 और 12 में बताया है और 2004 और 5 में गरीबी का अनुपात हमने कितना देखा है, तो 37.2 और 11-12 में 21.9 हो गया है। तालिका में देखो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी कितनी है, 4-5 में 2004 और 5 में 41.8, शहर में कितनी है 25.7 और प्रतिशत में देखें तो 25.3, 13.7, समस्त भारत की आबादी में कितना बताया 37.2 और प्रतिशत में 21.9। अब भारत में विभिन्न राज्यों में निरपेक्ष गरीबी के बारे में देखेंगे 2011 और 12 के बारे में बताया है। तो निरपेक्ष गरीबी 10% से कम कहाँ पर थी, कौन कौन से राज्य थे, गोवा, केरल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश। 10 और 20 में जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, नागालैंड है और 20 से और 30% के बीच में पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश थे। 30 और 40 में बताया मध्य प्रदेश, आसम, ओडिशा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, झारखंड और छत्तीसगढ़। इस तरह से हमने देखा कि 10 से प्रतिशत कम वाले कितने हैं, 10 से 20 वाले कितने हैं और 20 से 30 वाले कितने हैं, 30 से 40 कितने वाले हैं, तो ये हमने कोष्टक में देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सापेक्ष गरीबी अर्थात क्या। सापेक्ष गरीबी अर्थात जो व्यक्ति न्यूनतम आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक खर्च को ध्यान में रखा गया है और समाज में रहने वाले व्यक्तियों की अलग अलग बीच में आय की जो असमानता देखने को मिलती है। समाज में रहने वाले लोगों की सभी की आय एक समान नहीं है, सभी की आय कैसी असमान है। कम आय वाला वर्ग अधिक आय वाले की तुलना में क्या है, सापेक्ष हम कह सकते हैं। सापेक्ष गरीबी में समाज के अलग अलग वर्गों को ध्यान में दिया जाता है, विविध प्रकार का तर्क निकाला जाता है। गरीबी रेखा के बदले में सापेक्ष गरीबी अथवा असमान वितरण होना चाहिए। तालिका 5.3 में देखो समूह 1, 2, 3, 4, 5। समूह 1 में सोने के 30,000 हैं, 2 में 30,000 से 1 लाख, समूह 3 में 1 लाख से 3 लाख और 4 में 3 लाख से 10 लाख और समूह में कितना बताया है 5 में कि 10 लाख से
अधिक। इस तरह से हमने क्या किया है कि उदाहरण में हमने ये कॉलम पर से बताया है कि किस किस समूह में कितने कितने लोगों की आय हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे गरीबी के निर्देशक। गरीबी की कक्षा और उसकी संरचना दर्शाने वाली बातों में ये हम कह सकते हैं कि इसे निर्देश गरीबी कहेंगे और इसमें विविध प्रकार के गरीबों उनकी गरीबों को स्तर पहचानने के लिए ये हम देख सकते हैं प्रति व्यक्ति आय निचला घरेलू उपभोग खर्च। प्रति व्यक्ति की आय का मतलब क्या हुआ, कोई एक व्यक्ति की आय जिसमें घरेलू उपभोग खर्च यानी वर्ष के दौरान में परिवार ने क्या खरीदी की, विविध प्रकार की सेवाएं जैसे कि टिकाऊ सेवाएं जैसे कार, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर ये आदि टिकाऊ है। प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च द्वारा रहने वाले जीवन जरूरत वस्तुओं की हमने जो भी सेवाएं हमने प्राप्त की है वह प्रति व्यक्ति आय खर्च में हम गिन सकते हैं, जिससे जीवन की गुणवत्ता बहुत नीची होती है तो गरीबी अधिक प्रमाण में देखने को मिलती है। प्रति व्यक्ति आय उपभोग खर्च बताया है देश में यूएस, यूके, जापान, पाकिस्तान, चीन और भारत। तो 2015 में डॉलर में हमने कितना किया है, यूएस में 31,469, यूके में 25,828 और जापान में 22,149, पाकिस्तान में 603, चीन में 1,420 और भारत में 725। इस तरह से हमने अलग अलग देशों का बताया। अब कुपोषण का प्रमाण। कुपोषण एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें विविध प्रकार के भोजन, कैलोरी जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स का समावेश होता है। कृषि उत्पादन अधिक होने वाली नीची बावजूद प्रति व्यक्ति आय असमान के कारण हम ये सारी चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो तालिका 5.5 में देखो तो कि 1990 से 92, 2000 से 2002, 2005 से 7, 10 से 12, 2014 से 16, दो साल का हमने डिफरेंस देखा है। कुल कुपोषित व्यक्तियों का तो 90 से 92 के बीच में 23.7 है, फिर 17.5 है, फिर 20.5 है, 2010-12 में 15.6 है और 2014 और 16 में कितना है 15.2। इससे हम कह सकते हैं कि विश्व में दूसरे पर जनसंख्या की दृष्टि में भारत दूसरे क्रम पर है जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अपेक्षित आयु। अपेक्षित आयु और बाल मृत्यु दर। जन्म के समय अपेक्षित आयु अर्थात नवजात शिशु मतलब जो वर्ष बच्चा जन्म लेता है कितने वर्ष तक जीवित रहेगा ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं, उसे क्या कहेंगे अपेक्षित आयु। ठीक है, इसमें विविध प्रकार का आहार, स्वच्छता, पीने का पानी आदि का समावेश होता है। अब बाल मृत्यु दर। 1000 जीवित जन्मे बालकों में से मतलब 1000 बच्चे जन्मे उनमें से 1 वर्ष पूरा होने से पहले बच्चों की मृत्यु हो जाती है, उसे हम बाल मृत्यु दर कहते हैं। तो ये कैसे होता है, तो उपलब्ध मात्रा में शिक्षा का प्रमाण, बालकों में रसीकरण, पोषण युक्त आहार आदि होता है। देखो तालिका 5.6 की बात करें तो देश नॉर्वे में कितना था 81.6, अमेरिका में 79.1, श्रीलंका में 74.9, चीन में कितना है 75.8, भारत में कितना है 68.0। जो बाल मृत्यु दर नॉर्वे में क्या बताया 2, अमेरिका में 6, श्रीलंका में 9, चीन में कितना बताया 10 और भारत की बात करें तो भारत में कितना बताया तो 39। अब स्वास्थ्य की सुविधाएं देखें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर, नर्स, कंप्यूटर आदि का समावेश होता है, कंपाउंडर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तुलना में भारत में स्वास्थ्य की सेवाएं डॉक्टरों की कमी देखने को मिलती है। हमारे देश में जनसंख्या अधिक है और जो विविध प्रकार का जो डॉक्टर की सेवाएं वो हमारे पास पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है। पौष्टिक भोजन नहीं मिलता गरीबों को। ठीक है, रोग प्रतिकारक क्षमता कम होती है, जल्दी से बीमार हो जाते हैं। विकासशील देशों में 6000 आबादी में 1 डॉक्टर की सेवा उपलब्ध है। कैसे देशों की बात कही है तो विकासशील देशों की बात कही है और हमारा देश भी विकासशील देश है, जबकि विकसित देशों में 350 जनसंख्या में 1 डॉक्टर उपलब्ध है। तो विकासशील देशों में 1.7 करोड़ डायरिया और मलेरिया, क्षय जैसे रोगों के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। दुनिया में लगभग 2.3 करोड़ लोग एड्स से शिकार हुए हैं। 90% विकासशील देखने में यह मिलता है। नेक्स्ट है हमारा पीने का पानी। तो जनसमूह का स्वास्थ्य सबसे अधिक सुरक्षित पीने का लायक पानी है।
स्वच्छता और सुविधा के साथ संकलित हुआ है। दूषित पानी, शुद्ध पौष्टिक भोजन का अभाव, विविध प्रकार के रोग होते हैं। 2011 की हम जनगणना करें तो 63.3 में प्रतिशत शुद्धिकरण और पीने का पानी उपलब्ध है। 6.67 परिवारों को नल तथा शुद्धिकरण न किया हुआ पानी प्राप्त होता है। 26% लोगों को अन्य स्रोत जैसे कि कुआं, हैंडपंप, ट्यूबवेल, झरना, नदी, नहर, तालाब में से पानी प्राप्त होता है। शुद्ध पानी के अभाव में गंदा प्रदूषण पानी देश में पानी जन्य रोगों को बढ़ाकर गरीबी की समस्या को अधिक बताया गया। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि विकासशील देशों में जो पीने का शुद्ध पानी है वो सभी तक नहीं पहुंच सकता, जिससे विविध प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, लेसन नंबर 5 है, ये पार्ट 1 है जो हमने अभी देखा। अब जो पार्ट 2 है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो इसमें से कितने क्वेश्चन आंसर है जो मैंने पढ़ा है वो स्वाध्याय में से है, तो आपको करना है, लिखना है और याद करना है। मेरे चैनल को आप क्या करो, सब्सक्राइब करो तथा लाइक करो। थैंक यू।